गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ठीक है, ये टॉपिक सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए, एम्स के लिए, जीएनएम पोस्ट बेसिक कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा हम लोग देखते हैं कि अभी जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं सब में साइकियाट्रिक से रिलेटेड टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर का एक लेक्चर ही हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। DSM-5 के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी डिसऑर्डर का मतलब होता है कि कोई बिहेवियर, पर्सन का इनर बिहेवियर या एक्सपीरियंस जो कि कल्चरली एक्सपेक्टेशन जो है वो नहीं है। ठीक है, नॉर्मल सोसाइटी में ये एक्सपेक्टेड या एक्सेप्टेड नहीं रहता है, ऐसा कोई बिहेवियर जब कोई पर्सन दिखाता है। ठीक है, और क्या होता है, वो इनफ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब कि अगर आज वो बिहेवियर दिखा रहा है तो 5 साल 10 साल ऐसे लगातार वो बिहेवियर वो उसमें वो प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, और ये बिहेवियर स्टार्ट ही होते हैं एडोलेसेंट एज में या फिर अर्ली एडल्टहुड में। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लिए कि ये स्टेबल ओवर टाइम रहेगा, मतलब ये बिहेवियर या कैरेक्टरिस्टिक उसमें प्रेजेंट रहेगा। और लास्ट जो पॉइंट हम लोग नोटिस करेंगे कि इस बिहेवियर या पैटर्न के कारण, इस बिहेवियर एक्सपीरियंस के कारण पर्सन में क्या होगा, डिस्ट्रेस होगा। ठीक है, अच्छा, तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर के क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे, जो कि पहले हम लोग डिस्कस कर लिया है। लॉन्ग स्टैंडिंग पैटर्न रहना चाहिए, एडोलेसेंट या अर्ली एडल्टहुड में स्टार्ट होना चाहिए, इनफ्लेक्सिबल होना चाहिए बिहेवियर। अच्छा, इसके कारण हम लोगों ने देखा कि इम्पेयरमेंट या डिस्ट्रेस होना चाहिए। इम्पेयरमेंट सोशल जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो भी पुअर हो सकता है, और सोशल या फिर ऑक्यूपेशनल जो लाइफ है वो इम्पेयर रहेगा। क्या क्या कॉजेस हो सकता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर के, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकता है, बायोलॉजिकल रीजन हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है, ब्रेन कोई एबनॉर्मलिटीज़ के कारण हो सकता है, या न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस के कारण हो सकता है, हार्मोनल इन्फ्लुएंस के कारण भी हो सकता है। जैसा कि बोला जा रहा है कि बॉर्डर लाइन डिसऑर्डर जो है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, वो बहुत बार सेरोटोनिन डिसफंक्शन से भी लिंक किया गया, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, और कैसे फैक्टर्स हो सकते हैं, तो बायोलॉजिकल हो सकता है, और हो सकता है आपका साइकोलॉजिकल हो सकता है। साइकोलॉजिकल में चाइल्डहुड में अगर अब्यूज़ हुआ हो, अच्छा, इमोशनल नेग्लेक्ट रहा हो, पुअर पेरेंटिंग रहा हो, कोई ट्रॉमा होता हो या हुआ हो, या इनसिक्योर अटैचमेंट रहा हो, ऐसे केसेस में भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है। और थर्ड जो फैक्टर हो सकता है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, लाइक फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट रहा हो, वायलेंस होता हो, ठीक है, सब्सटेंस अब्यूज़ होता हो फैमिली में, या पॉवर्टी रहा हो, पीयर्स का रिजेक्शन रहा हो पीयर ग्रुप की तरफ से, तो ऐसे रीज़न के कारण भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन अगर पर्सनालिटी डिसऑर्डर का DSM-5 के अकॉर्डिंग देखें तो 3 क्लस्टर में डिवाइडेड है, और 10 पर्सनालिटी डिसऑर्डर 3 क्लस्टर में डिवाइडेड है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्लस्टर A B C, पहले ए डिस्कस करेंगे। ए के अंडर ऑड या इसेंट्रिक आता है। ठीक है, अच्छा, ट्रिक है PSS, पैरानॉइड, सीजॉइड और सीजोटेपिकल। ठीक है, तो पैरानॉइड में क्या रहेगा कि जो पेशेंट जो है उसमें डिस्ट्रस्ट और सस्पिशियस नेचर जो रहेगा वो प्रेजेंट रहेगा पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। ठीक है, और क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है पैरानॉइड में, ऑलवेज सस्पिशियस रहेगा, होल्ड ग्रजेस मन में रहेगा, मिस इंटरप्रिट अदर्स इंटेंशंस, मिस इंटरप्रिट करेगा, जेलसी फैक्टर्स रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, और डज नॉट ट्रस्ट एनीवन। ठीक है, द पेशेंट बिलीव्स नर्स आर डिस्कसिंग हिम सीक्रेटली। ठीक है, ऐसा वो किसी को ट्रस्ट नहीं करेगा। तो ये पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर हुआ। ठीक है, इस केस में नर्सिंग केयर क्या देंगे, आर्ग्यूमेंट अवॉइड करेंगे। ठीक है, ऑनेस्टी मेंटेन करेंगे, ट्रस्ट स्लोली बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे, और पेशेंट के पास खड़े होके विस्परिंग करना बिल्कुल भी अवॉइड करना है। ठीक है, इससे रिलेटेड नर्सिंग केयर भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया क्लस्टर में, पहला पैरानॉइड, दूसरा है स्किज़ॉइड। ठीक है, स्किज़ॉइड क्या कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इमोशनली डिटैच्ड रहते हैं, ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं, कोई क्लोज रिलेशनशिप बनाने का कोई उन लोग को इंटेंशंस या डिज़ायर नहीं होता है, इमोशनली एक्सप्रेशन भी बहुत लिमिटेड रहता है। ठीक है, रेयरली स्माइल, फेस पे स्माइल भी बहुत कम रहेगा। ऐसे केस में नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रहेगा, रिस्पेक्ट प्राइवेसी। ठीक है, उनके प्राइवेट बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना है, उनके प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना है। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन फोर्सफुली नहीं करवाना है। ठीक है, और
कम्युनिकेशन भी ग्रेजुअली एनकरेज करना है, ठीक है। थर्ड इज सिजोटिपिकल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा, सिजोटिपिकल में जो रहता है ऑड बिलीव्स रहता है, मैजिकल थिंकिंग रहता है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सिजोटिपिकल में मैजिकल थिंकिंग रहेगा, स्ट्रेंज ड्रेसिंग रहेगा, सोशल एंजाइटी रहेगा, सस्पिशियसनेस रहेगा, अनयूजुअल स्पीच रहेगा, ठीक है। जैसे कि बिलीव हो सकता है कि एलियन उसको पेशेंट को कोई सीक्रेट मैसेज भेज रहा है, ठीक है। मैजिकल थिंकिंग, जैसा हम लोगों ने पहले देखा कि मैजिकल थिंकिंग इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो क्लस्टर ए का क्या टाइप था, PSS, पैरानॉइड, स्किज़ॉइड और सिजोटिपिकल, ठीक है। अब है क्लस्टर बी। क्लस्टर बी में बेसिकली ड्रामेटिक, इमोशनल और इरेटिक रहता है, ठीक है। इसके लिए अगर आप याद कर सके तो ABHN, ठीक है। एंटी सोशल, बॉर्डर लाइन, हिस्ट्रियोनिक, नार्सिस्टिक। एंटी सोशल जो होगा, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो होगा, थोड़ा सा साइकोपैथ टाइप, सोशियोपैथ, ठीक है। अच्छा, इस ये लोग जनरली जो दूसरों के राइट्स को वायलेट करते हैं, एग्रेसिव रहते हैं, ठीक है। झूठ बोलना, क्रिमिनल बिहेवियर दिखाना और किसी गलती का उनमें कोई गिल्ट नहीं रहता है, मैनिपुलेटिव रहता है, बहुत ही इम्पल्सिव होते हैं, ठीक है। रिपीटेड थेफ्ट विदाउट रिमर्स, ठीक है, बार बार चोरी करना। तो ऐसा मतलब जो बिहेवियर सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है वैसा बिहेवियर वो लोग दिखाते हैं, ठीक है। ऐसे केस में ट्रीटमेंट क्या रहेगा, बिहेवियर थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, ठीक है। और अगर सब्सटेंस अब्यूज प्रेजेंट हो तो उसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। नर्सिंग केयर ऐसे केसेस में क्या रहेगा, मेंटेन फर्म लिमिट्स, अवॉइड मैनिपुलेशन, इंश्योर सेफ्टी, अपना भी, पेशेंट का भी और अपना भी, और रिमेन कंसिस्टेंट, ठीक है। ये पेशेंट केयर इसमें रहेगा, नर्सिंग केयर। तो क्या पढ़ा हमने, एंटी सोशल पढ़ा, ठीक है, एंटी सोशल पर्सनालिटी पढ़ा। नेक्स्ट क्या था, बॉर्डर लाइन, ABHN, बी फॉर बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर ये एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। बॉर्डर लाइन में क्या होता है, पर्सनल रिलेशनशिप बहुत ही अनस्टेबल रहता है, ठीक है। इमोशन अनस्टेबल रहता है, सेल्फ इमेज और बिहेवियर सब को लेके पर्सनल में बहुत इंस्टेबिलिटी रहती है। क्लिनिकल फीचर्स अगर आप ट्रिक से अगर याद रखना चाहे, आई हेट यू, डोंट लीव मी, ठीक है। मतलब बेसिकली वो अनस्टेबल है, ठीक है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है। फियर ऑफ अबंडनमेंट, कि मुझे अकेला छोड़ दिया जाएगा, मैं अकेले रह जाऊंगा, रह जाऊंगी, ठीक है। मूड स्विंग रहेगा, इम्पल्सिव बिहेवियर रहता है, खुद को हार्म करने का टेंडेंसी रहता है, सुसाइडल अटेम्प्ट करने का टेंडेंसी रहता है, आइडेंटिटी डिस्टर्बेंस रहता है, ठीक है। अपने आप को, अपने आइडेंटिटी को लेके बार बहुत डिस्टर्ब रहेगा, ठीक है। एंगर इशू रहता है, अनस्टेबल रिलेशनशिप देखा जाएगा, और क्रॉनिक एम्प्टीनेस मतलब लोनली फीलिंग रहेगा, ठीक है। तो इसमें ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सुसाइडल अटेम्प्ट, ठीक है। और बॉर्डर लाइन में सुसाइडल अटेम्प्ट होने का चांस ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल में, पेशेंट कट हिज रिस्ट आफ्टर बॉयफ्रेंड रिफ्यूजेस टू आंसर फोन। तो ऐसे में क्या हो सकता है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर में बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर आ सकता है। ट्रीटमेंट क्या होगा बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर का, डायलेक्टेड बिहेवियर थेरेपी देखा जाता है, ठीक है। CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी किया जा सकता है। SSRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स प्रेफर किया जाता है। मूड स्टेबलाइजर, क्योंकि मूड स्विंग रहता है तो मूड स्टेबलाइजर भी दिया जा सकता है। नर्सिंग केयर अगर बोला जाए तो, क्योंकि सुसाइडल टेंडेंसी है तो सुसाइडल प्रिकॉशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। थेराप्यूटिक रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा, बनाना, और कोपिंग स्किल जो है वो भी बताना पड़ेगा। अच्छा, किसी पे डिपेंडेंट होना, डिपेंडेंसी जो है वो डिस्करेज करना होगा, ठीक है। डिपेंडेंसी जो है वो डिस्करेज करना पड़ेगा। थर्ड इज हिस्ट्रियोनिक, ठीक है। हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये अटेंशन सीकिंग होते हैं, ठीक है। हिस्ट्रियोनिक अटेंशन सीकिंग होते हैं, ड्रामेटिक बिहेवियर करते हैं, ठीक है। सिड्यूटिव बिहेवियर रहता है, सिडक्टिव बिहेवियर रहता है, रिपीटेड शिफ्टिंग ऑफ इमोशंस, मतलब इमोशंस शिफ्ट होता रहता है, और हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना चाहता है, ठीक है। पेशेंट क्राइज लाउडली व्हेन डॉक्टर इग्नोर्स, ठीक है। अगर डॉक्टर इग्नोर कर रहा है तो पेशेंट बहुत जोर जोर से लाउडली क्राई करेगा ताकि डॉक्टर का अटेंशन उसको मिल सके। ऐसे में साइकोथेरेपी दिया सकता है, सोशल स्किल ट्रेनिंग दिया जा सकता है। नर्सिंग केयर ऐसे में क्या रहेगा, अवॉइड रीइंफोर्सिंग ड्रामेटिक बिहेवियर, ठीक है। और
encourage reality based communication करना होगा। थर्ड इज नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या रहता है, नार्सिस्टिक के केस में ग्रैंडियोसिटी प्रेजेंट रहता है। अच्छा, नीड्स एडमिरेशन, लैक एम्पैथी, ठीक है, फील सुपीरियर, ग्रैंडियो, जैसे कि पहले हम लोगों ने पढ़ लिया कि ग्रैंडियोसिटी रहता है, ठीक है, सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, ठीक है, अगर उसको कोई गलती बता दो तो वो बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, बहुत सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में बोलो, पेशेंट बिलीव्स ही डिजर्व वीआईपी ट्रीटमेंट, ठीक है, पेशेंट को लगता है कि पेशेंट को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ट्रीटमेंट में हम लोग साइकोथेरेपी देते हैं और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दिया जाता है। नर्सिंग केयर अगर बोला जाए तो अवॉइड पावर स्ट्रगल्स, ठीक है, गिव रियलिस्टिक फीडबैक, एनकरेज एम्पैथी। तो ये था बी में हमने पढ़ा एंटी सोशल, बॉर्डर लाइन, हिस्ट्रियोनिक और नार्सिस्टिक, ठीक है। बॉर्डर लाइन का इमोशनल जो होता है वो इंस्टेबिलिटी रहता है। हिस्ट्रियोनिक में क्या होता है, हिस्ट्रियोनिक में होता है ड्रामेटिक रहता है, ठीक है। और नार्सिस्टिक जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकिंग रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्लस्टर सी। क्लस्टर सी में बेसिकली एंशियस और फेयरफुल जो है इसका क्लस्टर सी में रखा गया है, ठीक है। अब इसको याद करने के लिए DOA, ठीक है, D फॉर डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, O फॉर ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर और A फॉर अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब पहले अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर देखते हैं। अवॉइडेंट में जो होगा वो होगा फील्स इंफीरियर, फियर्स टू क्रिटिसिज्म, अवॉइड सोशल सिचुएशंस, वांट रिलेशनशिप बट फियर रिजेक्शन, ठीक है। तो इसलिए वो अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर इसमें देखा जाता है। ऐसे में क्या किया जाएगा, बिल्ड कॉन्फिडेंस, इनकरेज सोशल इंटरेक्शन ग्रेजुअली और प्रेज स्मॉल अचीवमेंट। कोई अगर स्मॉल अचीवमेंट हो उसको हमको प्रेज करना है, क्योंकि क्रिटिसिज्म को ये बहुत फियर करते हैं और सोशल सिचुएशन को ये लोग बेसिकली अवॉइड करता है, ठीक है। सेकेंड इज डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो इसमें होता है डिपेंडेंट होने के कारण ये दे कैन नॉट मेक डिसीजंस, नीड रीएश्योरेंस, बार बार उनको रीएश्योरेंस का ज़रूरत है, फील सेपरेशन, फियर ऑफ सेपरेशन रहता है उनमें, सबमिसिव बिहेवियर रहता है, ठीक है, और क्लिंगी रहते हैं। नर्सिंग केयर में क्या होगा, इनकरेज इंडिपेंडेंस, अलाउ पेशेंट टू मेक चॉइसेस, पेशेंट को चॉइस करने दिया जाएगा, इंडिपेंडेंट होने के लिए इनकरेज किया जाएगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो स्ट्रैटेजी हम लोग एडुकेट करेंगे। थर्ड इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। OCPD में जो होता है ये परफेक्शनिस्ट होते हैं, ठीक है, इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले परफेक्शनिस्ट होते हैं, बहुत रिजिड होते हैं, रूल ओरिएंटेड होते हैं, कंट्रोल फ्रीक होते हैं, ठीक है। नो ट्रू ऑब्सेसिव, ये जो ट्रू ऑब्सेसिव कंपल्सन नहीं होता है, बट इनके पर्सनालिटी में ही परफेक्शनिस्ट होने का रहता है, ठीक है। तो OCPD और OCD ये दोनों डिफरेंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। OCPD पर्सनालिटी डिसऑर्डर, OCD एंजाइटी डिसऑर्डर है, ठीक है। तो ऐसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर का जो डायग्नोसिस है वो DSM-5 के क्राइटेरिया पे होता है, साइकेट्रिक इंटरव्यू लेके होता है, हिस्ट्री टेकिंग किया जाता है, MSc किया जाता है और साइकोलॉजिकल असेसमेंट से किया जाता है। ट्रीटमेंट में जैसे हम लोगों ने सेपरेटली भी पढ़ा, वापस से देख लेते हैं। ट्रीटमेंट में साइकोथेरेपीज प्रेफर किया जाएगा, CBT प्रेफर किया जाएगा, DBT प्रेफर किया जाएगा, ग्रुप थेरेपी, फैमिली थेरेपी, कुछ मेडिकेशन बेस्ड ऑन द सिम्टम्स करते हैं, एक्सरसाइज किया जाता है, मूड स्टेबलाइजर दिया जाता है, इफ नीडेड एंटीसाइकोटिक और एंजियोलाइटिक्स भी दिया जाएगा। नर्सिंग मैनेजमेंट भी हम लोगों ने सेपरेटली देख लिया, ठीक है। जो डिफरेंसेस हम लोग को एक बार देख लेना चाहिए वो है बॉर्डर लाइन और बाइपोलर डिसऑर्डर, ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और बाइपोलर में मूड डिसऑर्डर है, ठीक है। बॉर्डर लाइन जो है वो रिलेशनशिप से ट्रिगर्ड किया होता है और बाइपोलर डिसऑर्डर जो है ये एपिसोड्स होता है और ये इंडिपेंडेंट होता है, कभी मैनिया फेस हो सकता है, कभी आपका डिप्रेशन फेस होता है, ठीक है। और ये क्रॉनिक इंस्टेबिलिटी देखा जाएगा, मतलब ये लॉन्ग टाइम तक प्रेजेंट रहेंगे और ये एपिसोडिक मूड चेंज होता रहता है।
ओसीडी और ओसीपीडी में भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ओसीडी में ऑब्सेशन प्रेजेंट रहेगा, कॉम्पल्शन प्रेजेंट रहेगा, लेकिन ओसीपीडी में ऑब्सेशन नहीं रहेगा, कॉम्पल्शन परफेक्ट, कोई भी काम को परफेक्टली करने का रहता है, ठीक है। एग्जाम में बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इस ये रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। कुछ एमसीक्यूज भी हम लोग एक बार देख लेते हैं करके। विच पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय फियर ऑफ अबंडनमेंट, ठीक है। अकेले रह जाने का डर किस पर्सनालिटी डिसऑर्डर में ज़्यादा होता है? नार्सिस्टिक में, बॉर्डरलाइन में, सीजॉइड में या पैरानॉइड में, ठीक है। तो पैरानॉइड में तो सस्पिशियसनेस रहता है, सीजॉइड वाला अकेला रहना ही चाहता है, ठीक है। नार्सिस्टिक वाला तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना चाहता है, तो ये किस में रहेगा? बॉर्डर लाइन में रहेगा, ठीक है। विच क्लस्टर इंडिकेट्स एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर? एंटी सोशल किस में रहता है? तो पहले वाले में क्या था? PSS था। क्लस्टर बी में क्या था? ABHN, ए फॉर एंटी सोशल पर्सनालिटी, यानी क्लस्टर बी होगा, ठीक है। एंटी सोशल, बॉर्डरलाइन, हिस्ट्रियोनिक और नार्सिस्टिक। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन, विच पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद परफेक्शनिज्म? तो ये किस में रहता है? OCPD में रहता है, ठीक है। विच थेरेपी इज कंसिडर्ड द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी में? बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या प्रेफर किया जाता है? तो प्रेफर किया जाता है DBT पर्सनल जो है वो बॉर्डरलाइन में प्रेफर किया जाता है, ठीक है। Patient who repeatedly lies, manipulates other and show no remorse most likely, तो ये सब जो है वो एक सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है, तो ये एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में देखा जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग ने डिस्कस किया पर्सनालिटी डिसऑर्डर। होपफुली ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और नया टॉपिक आप हमको सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।